अभी हम लोग इसको बहुत प्रॉपरली समझते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं और कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है, यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम सेम एटम। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक ऐसा ग्रुप है जो डोनर के ऐसा काम करता है और एक ऐसा ग्रुप है जो एक्सेप्टर के जैसा काम करता है। ठीक है, ये होता है डोनर और ये वाला होता है एक्सेप्टर। ठीक है, एकदम हम लोग लेमैन लैंग्वेज से शुरू कर रहे हैं, बहुत बेसिक से। एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, तो जिस समय इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें एरो जाता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच में बनने तो वाला है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन उस कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस डोनर से आने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक एटम के पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि कहलाता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बगल में जो दूसरा एटम है उसके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर और ये वेकेंट ऑर्बिटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरह से एरो बनाते हैं उन दोनों के बीच में, और जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है एक्स बॉन्ड वाई, तो ये जो डोनर है उसको हम लोग देते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर को देते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो बात है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में ये जो एटम था एक्स, जो डोनर था, इसको वहां पर बोला गया था लेविस बेस, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो डोनर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविस बेस, और जो एक्सेप्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं लेविस एसिड। ठीक है, अगर पहले से नहीं भी जानते आप लोग तो अभी क्लियर कर लो इस बात को कि कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो भी उसमें डोनर एटम होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम लोग कहेंगे लेविस बेस, और जो एक्सेप्टर होगा उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको हम लोग कहेंगे लेविस एसिड। ठीक है, यही लेविस बेस और लेविस एसिड जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग या फिजिकल केमिस्ट्री में किसी किसी टॉपिक में यूज कर रहे थे, ऑर्गेनिक में आने के बाद इसी का नाम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। जो लेविस बेस है यानी कि डोनर, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो लेविस एसिड है यानी कि एक्सेप्टर, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जो डोनर होता है, जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डोनर की तरह काम करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा, रिएक्शन जब भी होगा, तो एरो उससे निकलेगा, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल से हमेशा एरो निकलेगा। ठीक है, और दूसरा टर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो लास्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो लेविस एसिड है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, वो काम करता है एज एक्सेप्टर। दिस इलेक्ट्रोफाइल एक्ट एज एक्सेप्टर, और जब भी रिएक्शन होगा, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो एरो इस एक्सेप्टर के तरफ आएगा, यानी कि एरो निकलेगा डोनर की तरफ से और एरो आएगा एक्सेप्टर की तरफ से। तो कभी भी ऐसा रिएक्शन हो तो जिस पूरे कंपाउंड से एरो निकले वो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और जिस पूरे कंपाउंड के तरफ एरो आए वो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला बात करते हैं कि हम लोग देखकर कैसे पहचानेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन इलेक्ट्रोफाइल। बेसिक कंडीशन यही है कि अगर किसी भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। H2O कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई भी हेलाइड आयन है जिसको हम लोग लिखते हैं X माइनस, यानी कि F माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल ऑफ देम कैन एक्ट एज a nucleophile because they have lone pair of electrons। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि जिसके पास भी लोन पेयर है वो सबका सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब दूसरा बात कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन कौन काम कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो सारा स्पीशीज काम कर सकता है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट कार्बोकटायन।
कार्बोकैटायन का मतलब होता है C पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो जब C पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होता है, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। उसका ऑक्टेट इनकंप्लीट होता है और उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगा कि जो कार्बोकैटायन होता है, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, वो 3 बॉन्ड बना रहा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है और उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो वो एक्सेप्टर के जैसा काम कर सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? तो H+ को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। H+ के पास तो वेकेंट s ऑर्बिटल है, क्योंकि H+ के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 0। जब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास तो s ऑर्बिटल उसका खाली है एंड इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी कैटायन है, ये भी कैटायन है इलेक्ट्रोफाइल्स में, तो मन में एक बात आने लग जाता है, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिवली चार्ज भी होना पड़ेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम लोग हेलोजन का बात करें H2, लाइक वी टॉक अबाउट Br2, तो Br बॉन्ड Br2, यहां पे कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, बट दिस मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बोलेंगे सर ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? क्योंकि ब्रोमीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके नीचे है तो उसके पास d ऑर्बिटल भी होता है। ब्रोमीन जो है ये 4th पीरियड में लाई करता है, ठीक है। तो इसके पास जो ऑर्बिटल खाली है इस कार्बोकैटायन के पास, दैट इज वेकेंट p ऑर्बिटल। इस हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल खाली है दैट इज वेकेंट s ऑर्बिटल, और इस ब्रोमीन के पास जो ऑर्बिटल खाली है दैट इज वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल मेरे को खाली चाहिए, वो s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज है तो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल में आपको दिख रहा है नेगेटिवली चार्ज आयन भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है और न्यूट्रल भी। कंडीशन यह है कि न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर और इलेक्ट्रोफाइल में वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे केसेस का जो अभी डेफिनेशन हम बताए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का उसको फॉलो नहीं करता है। अभी हम लोग क्या बात किए कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा केसेस होता है जहां पर बगैर लोन पेयर के भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और बगैर वेकेंट ऑर्बिटल के भी कोई इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर सकता है, ठीक है। तो उसका बात हम लोग करते हैं। देखिए जैसे मान लो एक अल्कीन लेकर के आए हम, ऐसा अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या है कि इस अल्कीन को गौर से देखो, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, किसी भी एटम के पास लोन पेयर नहीं है। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना चुका है तो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता है। बट दिस अल्कीन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे अल्कीन न्यूक्लियोफाइल कैसा काम करता है? तो सबसे पहले इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रोफाइल इसके काफी नजदीक आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो वो इसे जब काफी नजदीक आ जाता है तो ये अल्कीन करता क्या है कि अपना ये पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। ये ब्रेक हुआ हेट्रोलिटिकली। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम की तरफ चला जाए, ठीक है। इसको कैसा फिजन बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ फिजन इट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। दिस इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि जो बॉन्ड किसी एक एटम की तरफ टूट जाए। तो जैसे ही ये बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटेगा, इस कार्बन पे एक लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा और वो अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो अब साइमल्टेनियसली इस कार्बन से आप किसी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एरो बना सकते हैं। तो ओवरऑल आप देखोगे कि इस अल्कीन से, इस पूरे अल्कीन से रिएक्शन के दौरान एरो निकला है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक अल्कीन जो है वो ऐसा जो उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बहुत नजदीक आ जाता है तो ये अल्कीन अपना एक पाई बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली तोड़ देता है, जिससे उस कार्बन पे एक लोन पेयर क्रिएट होता है और साइमल्टेनियसली उसी स्टेप में वो लोन पेयर बगल वाले इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक कर देता है। तो ओवरऑल इस अल्कीन से एरो निकला, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसी तरह का बिहेवियर बेंजीन रिंग भी शो करता है विथ एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म। देखिए ऐसा है। अब इस केस में फिर से अगर मान लीजिए बगल में कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो ये बेंजीन भी अपना पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन के तरफ तोड़ेगा।
जिसमें इस कार्बन के पास लोन पेयर क्रिएट हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये वाला कार्बन उस इलेक्ट्रोफाइल के तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स जहां पे आपको दिख रहा है कि एक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है इवन दो उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग एक दो एग्जांपल का बात करते हैं जहां पे कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है जबकि उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, जैसे एक केस देखो, मान लीजिए यहां पर है CH3Cl। अब यहां पे आपको दिखेगा कि कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। ठीक है, बट अगर पीछे से कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर लेकर के आ गया, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डमी वेरिएबल के साथ, न्यूक्लियोफाइल आ गया पीछे से। अब क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो पोलर है, इस क्लोरीन के तरफ डेल्टा माइनस चार्ज है और कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है ना, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके पास डेल्टा माइनस चार्ज है और कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और काफी नजदीक आने के बाद ये करेगा क्या, तो ये पीछे से लोन पेयर को इस कार्बन पे अटैक करेगा और सामने से ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप के जैसा लीव कर जाएगा। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा टर्म यहां पे हम बोले हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ठीक है, लिविंग ग्रुप बोलते किसको है, तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लीव कर जाए रिएक्शन के दौरान, उसको हम लोग कहते हैं लिविंग ग्रुप। तो इस केस में Cl इज एक्टिंग एज लिविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे अटैक किया और सामने से Cl निकल गया। आप ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पूरा कंपाउंड जो CH3Cl है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें एरो आ रहा है और जिस कंपाउंड में एरो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिएक्शन के दौरान उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल, जबकि इसमें कार्बन के पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, दैट विदाउट हैविंग एनी वेकेंट ऑर्बिटल दिस कंपाउंड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो ये कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देते हैं, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर से आप देखो तो इस कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ और अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता है। यहां अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए रिएक्ट करने के लिए फिर से ऐसा, तो क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाता है डेल्टा माइनस और कार्बन पे चार्ज हो जाता है डेल्टा प्लस। तो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के तरफ ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। थोड़ा नजदीक पहुंचेगा तो देखेगा कि उसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बट यहां पे अब काफी नजदीक आ चुका है तो एक तरह का रिएक्शन का पॉसिबिलिटी ऐसा बनेगा कि यहां से जो डबल बॉन्ड O है उसमें से एक पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के तरफ टूट जाएगा, अगेन हेटेरोलिटिक फिजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जब ये O के तरफ टूटेगा तो इस कार्बन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड बनाया हुआ था O के तरफ, ये तो O के तरफ टूट गया है ना। जब O के तरफ टूटा तो कार्बन दैट वाज द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन दैट वाज इन्वॉल्वड इन दिस पाई बॉन्ड गॉट वेकेंट, वो तो खाली हो गया। तो अब तुरंत ये न्यूक्लियोफाइल साइमल्टेनियसली उसी स्टेप में इसका लोन पेयर इसके उस वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपको फिर से इस केस में दिखेगा कि हुआ क्या है, ये पूरा कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, ये पूरा कंपाउंड में ओवरऑल रिएक्शन में एरो इंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहां पे हम 2 एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूट रहा है और तब एरो इंटर कर रहा है। यहां भी साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूट रहा है और एक जो एरो है लोन पेयर से कार्बन की तरफ वो इंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड कर दें अपने लास्ट वाले डिफिनेशन से तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो प्रॉपर डिफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जब कभी किसी रिएक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो और वो कंपाउंड एक्सेप्टर के जैसा काम करे, उसमें एरो आए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, बिना वेकेंट ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं और रिएक्शंस कैसे हो रहा है वो भी आपको दिख रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो डोनर एटम होता है, जो डोनर कंपाउंड होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, यानी कि उस पूरे कंपाउंड से एरो निकलना चाहिए
ड्यूरिंग रिएक्शन लोन पेयर अगर किसी एटम के पास है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। बगैर लोन पेयर के भी अल्कीन, बेंजीन या अल्काइन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। साइमल्टेनियसली पाई बॉन्ड तोड़ेगा और वो डोनर की तरह एक्ट करेगा।